नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। दोस्तों, आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध बंगला रचना चोखेर वाली का हिंदी भावानुवाद आँख की किरकिरी का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। लेकिन इससे पहले आपसे एक अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही मुझे प्रेरित करते हैं आपके लिए कहानियाँ पढ़ने के लिए। धन्यवाद। आशा लौट आई। रूठ कर विनोदिनी ने कहा, भाई किरकिरी, इतने दिन पीहर रही, खत लिखना भी पाप था क्या? आशा बोली, और तुमने तो लिख दिया जैसे। विनोदिनी ने कहा, मैं पहले क्यों लिखती, पहले तुम्हें लिखना था। विनोदिनी के गले से लिपटकर आशा ने अपना कसूर मान लिया। बोली, जानती तो हो मैं ठीक ठीक लिख नहीं पाती, खासकर तुम जैसी पंडिता को लिखने में शर्म आती है। देखते ही देखते दोनों का विषाद मिट गया और प्रेम उमड़ आया। विनोदिनी ने कहा, आठों पहर साथ रहकर तुमने अपने पति देवता की आदत बिल्कुल बिगाड़ रखी है। कोई हरदम पास न रहे तो रहना मुश्किल। हाँ सर, तभी तो तुम पर जिम्मेदारी सौंप गई थी, और साथ कैसे दिया जाता है यह तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हो। विनोदिनी दिन को तो किसी तरह से कॉलेज भेजकर निश्चिंत हो जाती थी, मगर सांझ को किसी तरह छुटकारा नहीं। किताब पढ़कर सुनाओ और न जाने क्या क्या, पूछो मत, मचलने को तो अंत नहीं। आशा ने कहा, आई ना काबू में, जब जी बहलाने में पटु हो तो लोग छुट्टी क्यों दें? विनोदिनी ने कहा, मगर सावधान बहन, भाई साहब कभी कभी तो ऐसी अति कर बैठते हैं कि धोखा होने लगता है। शायद मैं जादू मंत्र जानती हूँ। आशा ने कहा, जादू तुम नहीं जानती तो कौन जानता है? तुम्हारी विद्या जरा मुझे आ जाती तो जी जाती मैं। विनोदिनी ने कहा, क्यों, किसका बंटाधार करने का इरादा है? जो सज्जन घर में हैं उन पर रहम कर कर किसी और को मोहने की कोशिश भी न करना। विनोदिनी को तर्जनी दिखाकर आशा बोली, चुप भी कर, क्या बकबक करती है? काशी से लौटने के बाद पहली बार आशा को देखकर महर ने कहा, तुम्हारी सेहत तो पहले से अच्छी हो गई है, काफी तंदुरुस्त होकर लौटी हो। आशा को बड़ी शर्म आई। उसकी सेहत अच्छी नहीं रहनी चाहिए थी, मगर उस गरीब का बस नहीं चलता। आशा ने धीमे से पूछा, तुम कैसे रहे? पहले की बात होती तो महेंद्र कुछ मजाक और कुछ न मन से कहता, मरा मरा, मगर अभी मजाक करते न बना। गले तक आकर अटक गया, कहा, बेजा नहीं, अच्छा ही था। आशा ने गौर किया, महेंद्र पहले से कुछ दुबला ही हो गया है, चेहरा पीला पड़ गया है, आंखों में कैसी एक तेज चमक है। कोई भीतरी भूख मानो आज की जीभ से उसे चाटे जा रही है। आशा पीड़ित होकर सोचने लगी, अपने स्वामी दुरुस्त नहीं रहे यहाँ, मैं काशी चली गई, पति दुबले हो गए और खुद वो तगड़ी हो गई। इसके लिए उसने अपनी सेहत को धिक्कारा। महेंद्र देर तक सोचता रहा कि अब कौन सी बात की जाए। बोला, चाची मजे में है? उत्तर में कुशल क्षेम पाकर पूछने को दूसरी बात मन में लगा उसके लिए मुहाल हो गया। पास ही एक फटा पुराना अखबार पड़ा था, उसे उठाकर वह अनमना सा पढ़ने लगा। आशा सिर झुकाए सोचने लगी, इतने दिनों के बाद भेंट हुई, लेकिन उन्होंने मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं की, बल्कि लगा मेरी ओर उनसे ताकते भी न बना। महेंद्र कॉलेज से लौटा। जलपान करते समय राजलक्ष्मी नहीं थी। आशा भी घूंघट निकाले पास ही दरवाजा पकड़े खड़ी थी, लेकिन और कोई न था। राजलक्ष्मी ने परेशान सी होकर पूछा, आज तेरी तबीयत कुछ खराब है क्या महेंद्र? महेंद्र जैसे ऊब गया हो, बोला, नहीं ठीक है। राजलक्ष्मी ने कहा, फिर तू कुछ खा क्यों नहीं रहा है? महेंद्र खींचते हुए बोला, खा तो रहा हूँ, और कैसे खाते हैं? गर्मी की सांझ, बदन पर एक हल्की चादर डाल महेंद्र छत पर इधर उधर घूमने लगा। बड़ी उम्मीद थे कि उधर से पढ़ाई नियम से चल रही थी, वैसी ही चलेगी। आनंद मठ लगभग खत्म हो चला है, गिने चुने कुछ अध्याय रह गए थे। यूं जितनी भी निर्दयी हो विनोदिनी, ये बाकी अध्याय वो जरूर पढ़कर सुनाएगी। लेकिन शाम हो गई और महेंद्र को कुछ हासिल ना हुआ, तो वो सोने चला गया। सजी सवरी शरमाई आशा धीरे धीरे कमरे में आई। देखा महेंद्र बिस्तर पर सोया है। वो यह ना सोच पाई कि किस तरह से आगे बढ़े।
जुदाई के बाद जरा देर के लिए नई लज्जा होती है। जहाँ पर से दोनों जुदा होते हैं, ठीक वहाँ पर मिलने से पहले एक दूसरे को नए संभाषण की उम्मीद होती है। अपनी उस चीर परिचित स्टेज पर आशा आज बिना बुलाए कैसे जाए। दरवाजे के पास देर तक खड़ी रही। महेंद्र की कोई आहट न मिली। धीमे धीमे पग बढ़ी। अचानक किसी गहने की आवाज से उठती तो मारे शर्म से मर जाती। धड़कते हृदय से वह मच्छरदानी के पास जाके खड़ी हुई। लगा महेंद्र सो गया है। उसका सारा साज श्रृंगार उसे सर्वांग के बंधन सा लगा। उसकी यह इच्छा होने लगी कि बिजली की गति से भाग जाए और जाकर और कहीं सो रहे। आशा भरपूर प्रयास करते हुए चुपचाप संकुचित होकर बिस्तर पर गई। फिर भी इतनी आवाज जरूर हुई कि महेंद्र अगर सचमुच ही सोया होता तो जग पड़ता। लेकिन आज उसकी आंखें न खुली। दरअसल वो सो नहीं रहा था। वो पलंग के एक किनारे करवट लिए पड़ा था। लिहाजा उस आशा उसके पीछे लेट गई। पड़ी पड़ी आशा आंसू बहा रही थी। उधर मुंह करके सोने के बावजूद महेंद्र को इसका साफ पता चल रहा था। अपनी बेरहमी से वह चक्की की तरह कलेजे को पीस कर दुखा रहा था। लेकिन वह क्या करे, कैसे स्नेह जताए, यह उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। अंततः आशा ने खुद ही उसकी ओर मुसीबत भगा दी। वह सुबह सवेरे ही आसमानी साज श्रृंगार लिए उठकर चली गई। वह भी महेंद्र को अपना मुंह ना दिखा सकी। आशा सोचने लगी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया। लेकिन असली आफत जहाँ थी वहां उसकी नजर न पड़ी। महेंद्र विनोदनी को प्यार कर सकता है, इसकी संभावना तक उसके मन में ना आ सकी। दुनिया के अनुभव से कुछ थे नहीं। विवाह के कुछ ही दिन बाद से महेंद्र को जैसा समझ लिया था वह उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। महेंद्र आज कुछ पहले ही कॉलेज चला गया। कॉलेज जाते वक्त आशा सदा खिड़की के पास आ खड़ी होती और महेंद्र गाड़ी में से एक बार झांक लेता। यह उसका सदा का नियम था। इसी आदत के मुताबिक यत्नवत वह खिड़की के सामने आ खड़ी हुई। अभ्यासवश महेंद्र ने भी एक बार निगाह उठाकर ताका, देखा आशा खिड़की पर खड़ी है। देखते ही महेंद्र नजर झुकाकर अपनी गोद में रखी किताबें देखने लगा। आंखों में वह नीरव भाषा कहाँ थी वह बोलती हुई मुस्कान। गाड़ी निकल गई। आशा वहीं जमीन पर बैठ गई। ये दुनिया, यह गृहस्थी, सबका स्वाद फीका पड़ गया। अचानक आशा को लगा, हाँ समझी, बिहारी बाबू काशी गए थे। यही सुनकर शायद वे नाराज हैं। इसके सिवा तो और कोई अप्रिय घटना इस बीच नहीं घटी। मगर इसमें मेरा क्या कसूर। सोचते सोचते एक बार अचानक मानो उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। उसे संदेह हुआ, शायद महेंद्र को यह शंका हो गई कि बिहारी काशी जाने में उसकी विसाठगांठ थी। राम राम, ऐसी शंका, शर्म की हद। महेंद्र अचानक गाड़ी से झांककर आशा का जो मलिन करोड़ मुखड़ा था देख गया। उसे वह दिन भर अपने मन से न मेट सका। कॉलेज के लेक्चरों, छात्रों की कतारों में वह खिड़की, आशा का वह सूखा रूखा चेहरा, बिखरे बाल, मैली धोती और वह आकुल व्याकुल दृष्टि बार बार साफ लकीरों में खिंचखिंचाने लगी। कॉलेज का काम खत्म करके वह गोल दिग्गी के किनारे टहलने लगा। शाम हो गई। वह फिर भी तय न कर सका कि आशा से कैसा बर्ताव किया जाए। दयापूर्ण, छल या कपट रहित निष्ठुरता, कौन सा उचित है। विनोदनी का वह त्याग करे या ना करे, यह बात ही मन में न आई। दया और प्रेम दोनों का दावा वो कैसे करे। आखिर उसने यह कहकर अपने मन को समझाया कि आज भी आशा के प्रति उसका जो प्रेम है वो बहुत ही कम स्त्रियों को नसीब होता है। वह स्नेह, वह प्रेम मिलता रहे तो आशा संतुष्ट क्यों न रहेगी। विनोदनी और आशा दोनों को जगह देने की योग्यता महेंद्र के प्रशस्त हृदय में है। विनोदनी से उसका संबंध जिस पवित्र प्रेम का है, उसे दाम्पत्य में किसी तरह की आँच न आएगी। मन को इस तरह समझाकर उसने एक भार उतार फेंका। दोनों में से किसी को छोड़े बिना दो चंद्रमा वाले ग्रह की तरह वह मजे से जीवन के दिन काट लेगा। यह सोचकर उसका मन खिल उठा। यह सोचकर वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ घर की ओर चल पड़ा कि आज जरा पहले ही वह बिस्तर पर जा लेटेगा और स्नेह जतन से, मीठे वचन से आशा के मन की सारी वेदना धो देगा। उसके खाने के समय आशा मौजूद न थी, लेकिन सोने तो आएगी ही। यह सोचकर महेंद्र बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उस सन्नाटे में सूनी सेज पर किस स्मृति ने महेंद्र के मन को छा लिया। विष वृक्ष के लिए विनोदिनी ने उस दिन की छीना झपटी याद आई। सांझ के बाद विनोदिनी कपाल कुंडला पढ़कर सुनाना शुरू करती। धीरे धीरे रात हो आती।
घर के सारे लोग सो जाते। सोने कमरे की स्तब्ध निर्जनता में विनोदनी की आवाज आवेश से मानो धीमी हो आती, रुंध सी जाती। अचानक वो अपने को जब्त करके उठ खड़ी होती, किताब रख देती। महेंद्र कहता, चलो मैं तुम्हें सीढ़ी तक छोड़ाऊं। ये बातें याद आने लगी और उसके सर्वांग में सिहरन होने लगी। रात क्रमशः ज्यादा गहरी होने लगी। महेंद्र को रह रहकर आशंका होने लगी, अब आशा आएगी, अब आएगी, लेकिन वह ना आई। महेंद्र ने सोचा, मैं तो अपने कर्तव्य के लिए तैयार था। अब अगर वो नहा के नाराज होकर ना आए तो मैं क्या करूं? और गहरी रात में उसने विनोदनी के ध्यान को गाढ़ा कर लिया। जब 1 बज गया तो महेंद्र से ना रहा गया। मसहरी हटाकर वह बाहर निकला, छत पर गया। देखा चांदनी रात बड़ी ही सुहानी हो रही है। महेंद्र की जमाने से रुक पड़ी आकांक्षा अब अपने आप को रोक न सकी। जब से आशा आई, विनोदनी की झलक भी नहीं दिखाई दी। चांदनी से उमगी सोनी रात महेंद्र को मुंह से आच्छन्न करके विनोदनी की तरफ ठेल कर ले जाने लगी। महेंद्र नीचे उतरा, विनोदनी के कमरे के पास गया। देखा कमरा बंद नहीं है। अंदर गया, सेज बिछी थी, उस पर कोई सोया न था। कमरे में आहट पाकर दक्षिण वाले खुले बरामदे से विनोदनी ने पूछा, कौन है? रूंधे हुए गीले स्वर से महेंद्र ने कहा, मैं हूँ विनोद। वो बरामदे में पहुंच गया। गर्मी की रात बरामदे में चटाई डालकर विनोदनी के साथ लालच में सोई थी। उन्होंने कहा, महेंद्र इतनी रात को तू यहाँ कैसे? अपनी काली घनी भौहों के बीच नीचे से विनोदनी ने महेंद्र पर वज्र कटाक्ष डाला। महेंद्र ने कोई जवाब न दिया और तेजी से वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह से ही घटता घूमती रही। कुछ देर बेहद गर्मी थी, फिर काले काले बादल से झुलसा आकाश जुड़ गया। आज महेंद्र समय से पहले ही कॉलेज चला गया। बदले हुए कपड़े फर्श पर पड़े थे। आशा गिन गिन कर कपड़े धोबी को देने लगी, हिसाब लिख कर रखने लगी। महेंद्र जरा लापरवाह है, इसी से आशा को हिदायत थी कि धोबी को कपड़े देते वक्त जेब जरूर देख लिया करे। आशा ने उसके एक कुर्ते की जेब में हाथ डाला कि एक चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी अगर जहरीला नाग बनकर उसी क्षण आशा की उंगली को काट खाती तो अच्छा था, क्योंकि तीखा जहर शरीर में फैल जाता और वो कुछ ही मिनटों में शायद उसका काम तमाम कर देता। लेकिन जहर मन में फैलता है तो मौत की पीड़ा तो होती है, मौत नहीं होती। खुली चिट्ठी निकाल कर जेब देखा तो विनोदनी की लिखावट। पलक झपकते ही आशा का चेहरा पीला पड़ गया। उस चिट्ठी को उसने बगल के कमरे में ले जाकर पढ़ा। कल रात तुमने जो हरकत की उससे जी न भरा। आज फिर तुमने नौकरानी के हाथ छुपकर मुझे पत्र भेजा। छी, उसने मन में क्या सोचा होगा? दुनिया में मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहने दोगे तो? मुझसे तुम क्या चाहते हो? प्यार या भिखमंगी? क्यों आखिर? जन्म से तुम प्यार ही प्यार पाते आ रहे हो, फिर भी तुम्हारे लोभ का कोई हिसाब नहीं। मेरे प्रेम करने और प्रेम पाने के संसार में कोई जगह नहीं। इसीलिए मैं खेल में प्यार के खेत को मिटाया करती हूँ। जब तुम्हें फुर्सत थी तुमने भी उस खुले खेल झूठे खेल में हाथ बटाया था, लेकिन खेल की छुट्टी क्या खत्म नहीं होती? अब गर्द गुबार झाड़ पोंछ कर वापस जाओ। मेरा तो कोई घर नहीं, मैं अकेली ही खेला करूंगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी। तुमने लिखा है तुम मुझे प्यार करते हो। खेल कूद में यह बात मान भी ली जा सकती है, मगर सच कहना हो तो इस पर यकीन नहीं करती। कभी तुम ये सोचते थे कि आशा को प्यार करते हो, वह भी झूठा है। असल में तुम सिर्फ खुद को प्यार करते हो। प्यार की प्यास से मेरी छाती तक सूख गई है और वह प्यास मिटाने का सहारा तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये मैं अच्छी तरह देख चुकी हूँ। मैं बार बार कहती हूँ मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे मत पड़ो, बेशर्म होकर मुझे शर्मिंदा ना करो। मेरे खेल का शौक भी पूरा हो चुका, अब पुकारोगे भी तो जवाब नहीं मिलेगा। खत में तुमने मुझे निर्दयी लिखा है, शायद यह सच हो, लेकिन मुझ में थोड़ी दया भी है, इसलिए आज मैंने दया करके तुम्हें त्याग दिया। कहीं तुमने मेरे इस पत्र का जवाब कोई दिया तो समझूंगी यहाँ से भागे बिना मुझे बचने का कोई उपाय नहीं। चिट्ठी का पढ़ना था कि लंबे भर में आशा के चारों तरफ के सहारे टूट गए। शरीर की सारी सिराएं मानो एक बारगी थम गईं। सांस लेने के लिए हवा तक मानो न रही। सूरज ने उसकी आंखों के सामने से जैसे सारी रोशनी समेट ली। आशा ने पहले दीवार थापी, फिर अलमारी, फिर कुर्सी पकड़ते पकड़ते जमीन पर गिर पड़ी। अंत में कलेजा दबाकर उसासे भरती हुई बोल पड़ी, मौसी। नहीं कि इस संभाषण के उमड़ते ही उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे।
रुलाई पर रुलाई और फिर रुलाई। आखिर जब रुलाई थमी तो वह सोचने लगी, लेकिन इस चिट्ठी का मैं क्या करूँगी? कहीं उन्हें पता चल जाए कि ये चिट्ठी मेरे हाथ लग गई है, तो ऐसे में उनकी शर्मिंदगी की याद करके आशा बेतरह कुंठित होने लगी। सोचकर आखिर यह तय किया कि चिट्ठी को उसी कुर्ते की जेब में रखकर उसे खूंटी पर लटका देगी, धोबी को ना देगी। इसी विचार से चिट्ठी लिए वह सोने के कमरे में गई। इस बीच मैले कपड़ों की गठरी से टिक कर धोबी सो गया था। वह कुर्ते की जेब में चिट्ठी डालने की चेष्टा कर रही थी कि आवाज सुनाई दी, भाई किरकिरी। चिट्ठी और कुर्ते को झटपट पलंग पर डालकर उस पर बैठ गई। विनोदिनी अंदर आकर बोली, धोबी कपड़े बहुत उलट पुलट करने लगा है। जिन कपड़ों में निशान नहीं लगाया गया है, मैं उन्हें ले जाती हूँ। आशा विनोदिनी की ओर देख न सकी। चेहरे के भाव से सब कुछ जाहिर ना हो जाए, इसलिए खिड़की की ओर मुंह करके वो आसमान ताकती रही। होठ से होठ दबाए रहे कि आंखों से आंसू न बह जाएं। विनोदनी ठिठक गई। एक बार आशा को गौर से देखा। सोचा, ओह समझी, कल का वाकया मालूम हो गया है, लेकिन सारा गुस्सा मुझी पर, मानो कसूर मेरा ही है। उसने आशा से बात करने की कोशिश ही न की। कुछ कपड़े उठाकर जल्दी जल्दी वहां से चली गई। एक बार नजर मिलाकर देखने की इच्छा हुई। वो खत खोलने ही लगी थी कि इतने में लपक कर महेंद्र कमरे में आया। जाने क्या उसे याद आया कि लेक्चर के बीच से ही अचानक उठकर वो घर चला आया। आशा ने पत्र आंचल में छिपा लिया। आशा को कमरे में देखकर महेंद्र भी सहम गया। उसके बाद व्यग्र दृष्टि से कमरे में इधर उधर देखता रहा। आशा ताड़ गई कि महेंद्र क्या ढूंढ रहा है, लेकिन चिट्ठी को चुपचाप जहाँ थी वहां रखकर वो कैसे भाग खड़ी हो यह न समझ सकी। महेंद्र एक एक करके मैले कपड़े उठा उठा कर देखने लगा। महेंद्र की उस बेकार कोशिश को देखकर आशा से ना रहा गया। उसने कुर्ते और चिट्ठी को फर्श पर फेंक दिया और दाएं हाथ से पलंग के डंडे को थामकर मुंह घुमा लिया। महेंद्र ने बिजली की तेज चिट्ठी उठाई। एक पल को आशा से कुछ न बोलते हुए, लेकिन कुछ कहने के अंदाज में उसने देखा, मगर कुछ कहा नहीं। आशा को फिर तुरंत सीढ़ियों पर उसने तेज कदमों की आहट मिली। इधर धोबी ने पुकारा, मां जी कपड़े देने में और कितनी देर करेंगी? बड़ी देर हो गई है, मेरा घर भी तो पास नहीं। राजलक्ष्मी ने आज सुबह से विनोदनी को बुलाया नहीं। रोज की तरह विनोदनी भंडार में गई, लेकिन राजलक्ष्मी ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा तक नहीं। यह देखकर भी उसने कहा, बुआ तबीयत ठीक नहीं है क्यों? हो भी कैसे, कल रात भाई साहब ने जो करतूत की, पागल से याद धमके, मुझे तो फिर नींद ही ना आई। राजलक्ष्मी मुंह लटकाए रही, हाँ ना कुछ ना कहा। विनोदनी बोली, किस बात पर चकचक हो गई? किसी बात पर चकचक हो गई क्या आशा से? कुछ भी कहो बुआ, नाराज मत होना। तुम्हारे बेटे में चाहे हजार सुख हो, धीरज जरा भी नहीं, इसलिए मुझसे हरदम झड़प ही होती रहती है। राजलक्ष्मी ने कहा, बहुत झूठ बकती जा रही हो तुम। मुझे आज कोई भी बात नहीं सुहाती। विनोदनी बोली, मुझे भी कुछ नहीं सुहा रहा है बुआ। तुम्हारे दिल को ठेस लगेगी, इसी डर से झूठ से मैं तुम्हारे बेटे का गुनाह ढकना चाहती थी, लेकिन इस हद को पहुंच गया, अब ढका नहीं जाता। राजलक्ष्मी ने कहा, अपने बेटे का गुण दोष मुझे मालूम है, मगर तुम ऐसी मायावनी हो यह पता न था। विनोदनी न जाने क्या कहने जा रही थी कि अपने को जब्त कर गई। वह बोली, यह सच है बुआ, कोई किसी को नहीं जानता, अपने मन को ही क्या सब कोई जानते हैं? कभी क्या तुम्ही ने अपनी बहू से डाह करके इस मायावनी के जरिए अपने बेटे का मन मोहने की कोशिश नहीं कराई थी? जरा सोच कर देखो। राजलक्ष्मी आग से दहक उठी, बोली, अभागिन, लड़के के लिए तू माँ पर ऐसा आरोप लगा सकती है? जीभ गलकर नहीं गिरी गई तेरी? विनोदनी उसी अड़ी भाव से बोली, बुआ हम हैं मायाविनी की जात, मुझ में कौन सी माया थी मैं ठीक ठाक नहीं जानती थी, तुम्हें पता था। तुम में भी क्या माया थी इसका तुम्हें ठीक पता न था, मैं जानती थी। मगर माया जरूर थी, नहीं तो यह घटना न घटती। मैंने कुछ जानते और कुछ बिना जाने फंदा डाला था। फंदा तुमने भी कुछ तो जानकर और कुछ बिना जाने डाला था। हमारी जात का धर्म ही ऐसा है, हम मायाविनी हैं। क्रोध के मारे राजलक्ष्मी का कंठ जकड़ गया। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। विनोदनी शून्य कमरे में जरा देर स्थिर खड़ी रही। उसकी आंखों में आग जल उठी। सुबह का कामकाज चुक गया तो राजलक्ष्मी ने महेंद्र को बुलावा दिया। महेंद्र समझ गया कल रात की घटना के बारे में कहेंगे। इस बीच विनोदनी से चिट्ठी का उत्तर पाकर मन विकल हो गया था। उसी आघात के प्रतिघात स्वरूप उसका लहराया हृदय विनोदनी की ओर जोरों से दौड़ रहा था। इस स्थिति में माँ के सवाल का जवाब करना उसके लिए कठिन था। वो खूब समझ रहा था, जहाँ माँ ने विनोदनी के बारे में उसे फटकार बताई, वो विद्रोही की तरह सच बता देगा
और सच कहते ही भीषण गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। लिहाजा इस समय कहीं बाहर जाकर सारी बातों पर ठीक से गौर कर लेना ठीक है। मैंने नौकर से कहा, माँ से जाकर कह दे आज कॉलेज में मुझे विशेष काम से जल्दी जाना है, लौट कर मिलूंगा। वो तुरंत कपड़े पहनकर बिना खाए पिए भाग खड़ा हुआ। विनोदनी की जिस सख्त चिट्ठी को वह आज सुबह से ही बारंबार पढ़ता और जेब में लिए लिए फिरता रहा, जल्दी वह चिट्ठी कुर्ते में ही छोड़कर चला गया। एक झमक बारिश की हो गई, फिर घुमड़न सी हो गई। विनोदनी का मन आज खींचा हुआ था। उसका मन भी जब ऐसा होता है तो वह काम ज्यादा करती है। इसलिए आज घर भर में जितने भी कपड़े मिले सबको बटोर कर निशान लगा रही थी। आशा से कपड़े मांगने गई तो उसके चेहरे का भाव देखकर उसका मन और भी बिगड़ गया। संसार में अगर कुसूरवार ही ठहरना है तो उसकी सारी जहमतें वही क्यों झेले, कसूर के सुखों से ही क्यों वंचित हो। झमाझम बारिश शुरू हो गई। विनोदिनी कमरे के फर्श पर आ बैठी। सामने कपड़ों का पहाड़ लगा था। नौकरानी एक एक कपड़ा उसकी ओर बढ़ा रही थी और वह स्याही से उस पर हरा फूका रही थी। महन ने कोई आवाज न दी। दरवाजा खोलकर सीधा कमरे में दाखिल हो गया। नौकरानी घूंघट निकालकर वहां से भाग गई। विनोदिनी ने अपनी गोद पर का कपड़ा उतार फेंका और बिजली सी लपक खड़ी हुई। बोली, जाओ मेरे कमरे से चले जाओ। मैंने बोला, क्यों, मैंने क्या किया है? विनोदिनी ने कहा, क्या किया है, डरपोक का है, कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है तुम्हें। ना प्यार करना आता है ना कर्तव्य का पता है, बीच में मुझे क्यों लोगों की नजरों में गिरा रहे हो। महन ने कहा, तुम्हें प्यार नहीं किया, ये क्या कहती हो। विनोदिनी ने कहा, मैं ये कह रही हूँ, चोरी से चुप चुप ताक झाक, एक बार इधर से एक बार उधर से। तुम्हारी ये चोर जैसी हरकत देखकर मुझे नफरत हो गई है। अब अच्छा नहीं लगता, तुम जाओ यहाँ से। महन मुरझा गया, बोला, तुम मुझसे नफरत करती हो विनोद। विनोदनी ने कहा, हाँ करती हूँ। महन ने कहा, अब भी प्रायश्चित करने का समय है। मैं अगर दुविधा ना करूं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल दूं, तो तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो। ये कहकर महन ने जोर से उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। विनोदनी बोली, छोड़ो, डर लगता है। महेंद्र, लगने दो, पहले बताओगे तो मेरा साथ दोगी। विनोदनी का, नहीं नहीं, हरगिज नहीं। महन ने कहा, क्यों नहीं चलोगी? तुमने ही तो मुझे खींचकर सर्वनाश के जबड़े में पहुंचाया है। अब आज तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, चलना ही पड़ेगा तुम्हें। महन ने बलपूर्वक विनोदनी को अपनी छाती से लगाया और कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें ले जाकर ही रहूंगा और चाहे जैसे भी हो, प्यार तुम्हें करना ही पड़ेगा। विनोदनी ने जबरदस्ती अपने को उसके शिकंजे से छुड़ा लिया। महन ने कहा, चारों तरफ आग लगा दी है, अब बुझा भी नहीं सकती, भाग भी नहीं सकती। ये कहते कहते महन की आवाज ऊंची हो गई। वो जोर से बोला, आखिर ऐसा खेल तुमने खेला ही क्यों विनोद। अब इसे खेल कहकर टालने से छुटकारा नहीं। तुम्हारी और मेरी अब एक ही मौत है। राजलक्ष्मी अंदर आई, बोली, क्या कर रहा है महन। महन की उन्मत्त निगाह पल भर को माँ की ओर फिर गई। उसके बाद उसने विनोदनी की तरफ देखकर कहा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रहा हूँ, बताओ तुम मेरे साथ चलती हो। विनोदिनी ने नाराज लाल लक्ष्मी के चेहरे की ओर एक बार देखा और अडिग भाव से महन का हाथ थामकर बोली, हाँ चलूंगी। महन ने कहा, तो आज भर इंतजार करो, मैं चलता हूँ। कल से तुम्हारे सिवा मेरा और कोई ना होगा। ये कहकर महन चला गया। इतने में धोबी आ गया। विनोदिनी से उसने कहा, माँ जी अब तो जाने दो, आज फुर्सत नहीं है, तो मैं कल आकर कपड़े ले जाऊंगा। नौकरानी बोली, बहू जी साइस ने बताया घोड़े का दाना खत्म हो गया है। विनोदनी इकट्ठा 7 दिन का दाना अस्तबल में भिजवा दिया करती थी और खुद खिड़की पर खड़ी होकर घोड़ों को खाने पर नजर रखती थी। नौकर गोपाल ने आकर खबर दी, बीबी जी झाड़ूदार से दादाजी की झड़प हो गई। वह कह रहा है कि उसके तेल का हिसाब समझ लो तो वो अपनी दीवान जी से अपना लेना देना चुका कर नौकरी छोड़ देगा। गृहस्थी के सारे कामकाज पहले की तरह ही चलते रहे।